नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तुम मेरे हो। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। ओबरॉय मैंशन में दाखिल होते ही देव सीधे अपनी दादी के कमरे में चला जाता है, जहाँ शांति देवी उसे देखकर मुंह फेर लेती हैं। अब याद आई है दादी की तुम्हें? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाओ फिर से जाकर अपना काम कर लो ऑफिस का। तुम्हारी दादी से ज्यादा तुम्हारा ऑफिस महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। वह नाराजगी जाहिर करते हुए कहती हैं, प्यारी दादी, माफी चाहता हूँ, कुछ जरूरी काम था तो जाना पड़ा, पर अब मैं तो आ गया हूँ आपके पास। कैसी हैं आप और तबीयत कैसी है आपकी? देव बच्चों की तरह उनकी गोद में सर रखकर बातें करने लगता है। दोनों बातें करते कर रहते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये माही रहती है जो देव के लिए पानी और ग्रीन टी लेकर आई थी। उसे पता था कि देव ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले यही लेता था, बाद में कुछ और। वह जब से यहाँ रहने लगी थी, देव के आते ही नौकरानी के हाथों ये दो चीज़ें पहले भिजवा देती थी, मगर कभी खुद नहीं लेकर जाती थी। मगर आज उसे ये सब करना पड़ रहा था ताकि दादी को शक ना हो। अरे माही बेटा, आओ अंदर आ जाओ। कितना ख्याल रखती है ये तुम्हारा। देखो तो तुम्हारे आते ही तुम्हारे लिए हाजिर हो गई है। दादी माही को बड़े प्यार से देखते हुए देव से कहती हैं, कितनी प्यारी बच्ची है, देखो तुम्हारे आते ही आ गई है। देव एक नज़र पलटकर माही को देखता है और देखता ही रह जाता है। उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहन रखा था और हल्का सा मेकअप भी किए हुए था। वह सच में बहुत प्यारी लग रही थी। ये इतना तैयार किस लिए है? रोज़ तो ऐसे कभी तैयार नहीं होती थी। और ये क्या, इसने वह कपड़े क्यों पहने हैं जो मैंने रूही के लिए खरीदे थे? मैंने तो उसे ये सब फेंक देने के लिए कहा था। देव मन ही मन में सोच रहा था। कुछ समय बाद देव घर की नौकरानी पर चिल्ला रहा था और माही भी वहीं पर चुप खड़ी थी। वह देव से बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने कहा ना, तुम चुप रहो। देव गुस्से से लाल हो गया था और माही से कह रहा था। तभी मिसेस सिन्हा वहां उसकी आवाज़ सुनकर पहुंच जाती है। क्या हुआ है देव, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? माँ जी सो रही हैं, अगर वह उठ गई तो? देव, पहले आप मुझे यह बताइए कि इसने रूही के कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने तो बसंती को इन्हें स्टोर रूम में रखने के लिए कहा था। मिसेस सिन्हा, बस इतनी सी बात है, इसे मैंने ही कहा था पहनने के लिए। अब कुछ दिनों की तो बात है, माही के पास ऐसे हैवी ड्रेसेस नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इसे पहन ले, और जैसे ही माँ जी चली जाएंगी इसे स्टोर रूम में रखवा दूंगी। देव, बस इतनी सी बात है ये? माँ, आपको पता है ना मुझे ये सब देखकर कितनी तकलीफ होती है। इतना कहकर देव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माही को देव ऐसे देखकर बहुत बुरा फील होता है। माही, आंटी, मुझे लगता है ये सही नहीं है, आप इन कपड़ों को वापस रखवा दें, मैं दूसरे कपड़े खरीद लूँगी कल मार्केट से जाकर। मिसेस सिन्हा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी ना कभी तो उसे इन सब का सामना करना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तुम जाओ अपने कमरे में, रात बहुत हो गई है, थक गई होगी, जाकर आराम करो बेटा। मिसेस सिन्हा माही को तो समझा देती हैं, मगर वह खुद बहुत परेशान थी देव की हालत पर। क्या होगा आगे? क्या ये से भूल पाएगा कभी? देव का कमरा। माही देव के कमरे में जैसे ही आती है, एक जोर की आवाज़ के साथ देव दरवाज़ा बंद करता है। वह उसी का इंतजार कर रहा था और दरवाजे के पास ही खड़ा था। आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पहले ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में आ गई, फिर मेरे घर में, और अब मेरे कमरे में आ गई हो। चाहती क्या हो तुम? हद होती है यार, तुम कितनी पत्थर दिल हो, जब देखो सिर्फ देखती रहती हो। कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ कहना नहीं है तुम्हें? देव माही पर चीख रहा था। उसे गुस्सा रूही पर था, सुबह वाली बात का, और निकाल माही पर रहा था, मगर माही की चुप्पी उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। माही, मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे, कहाँ सो जाऊँ?
उस सोफे पर सो जाऊं क्या? तुम बेड पर सो जाओ। तुम्हें अपने बेड के अलावा और कहीं नींद नहीं आती ना? माही मासूमियत से कहती है। यार तुम किस मिट्टी से बनी हो? यहाँ मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ और तुम्हें नींद की पड़ी है। देव उसकी बात पर उसे घूरते हुए कहता है और गुस्से से उसे पकड़कर सोफे पर बैठाता है। नींद आ रही है ना? सो जाओ अब। माही उसकी इस हरकत से बहुत डर जाती है और देव की तरफ डर कर देखते हुए कहती है, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। क्या तुम नहीं जानते? मुझे नींद बर्दाश्त नहीं होती। माही इतना कहकर चादर से खुद को पूरी तरह ढक लेती है और लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है, मगर उसे नींद कहाँ आ रही थी। वह तो देव की बातों से उड़ गई थी और बस उसकी आंखें तकिया भिगोई जा रही थी। देव एक बार फिर उसका चेहरा देखने लगता है, मगर वह तो सो चुकी थी। उसे अपनी हरकत का अंदाजा होता है कि उसने गुस्से में शायद कुछ ज़्यादा ही कह दिया था और माही को चोट भी पहुंचाई थी। हाँ, तुम्हें नींद बर्दाश्त नहीं होती है, जानता हूँ मैं। जब हम और रूही और तुम कभी रात को फिल्म देखने जाते थे तो नो के शो में भी तुम सो जाती थी और हम तुम्हें जैसे तैसे करके घर लाते थे। मैं ये कैसे भूल गया था कि हम दोस्त हुआ करते थे। और अगर आज मैं तकलीफ में हूँ तो खुश तो तुम भी नहीं हो माही। दोस्त तो दोस्त की तकलीफ को समझते हैं और मैं तो तुम्हें और भी चोट पहुंचाने लगा था। मुझे माफ़ कर दो माही, आई एम सॉरी। देव चादर में लिपटी हुई माही को देख रहा था और सोच रहा था, खुद से बातें कर रहा था। और फिर देव ने एक फैसला तय कर लिया था कि चाहे जो भी हुआ हो, रूही की वजह से हम अपनी दोस्ती क्यों तोड़े, उसके किए की सज़ा मैं तुम्हें क्यों दूं। तुम्हें जो ठीक लगा तुमने अपने माता पिता के लिए किया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए स्वार्थी हो गया था, अपने गम में तुम्हारा गम समझ ही नहीं पाया, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सब ठीक कर दूँगा, देखना तुम। देव अपने बेड पर लेटे हुए ये सब सोच रहा था और फिर वह सो जाता है एक नई सुबह के साथ उठने के लिए। रात भर देव ना जाने क्या सोचकर सोया था या फिर उसे क्या हुआ था कि सुबह वह कुछ बदला बदला लग रहा था। माही से भी बड़े आराम से बात कर रहा था और सारे घर वाले भी उसके इस बदलाव से हैरान थे, खासकर माही, जिसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहा है। और सबसे ज़्यादा तो वह तब हैरान रह गई थी जब देव ने उससे कहा कि आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं और लंच भी बाहर ही करेंगे। नाश्ते के बाद तुम जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है? देव की इस बात पर माही को काफ़ी हैरानी हुई और वह अपने सामने खड़े देव के माथे पर अपनी हथेली रखकर कहने लगी, बुखार भी नहीं है, फिर क्या तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? देव मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ है? क्या चेक कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी ना माही? कहते हुए देव उसके सर पर हल्के से मारता है और वहाँ से चला जाता है और वहाँ खड़ी माही देव को जाते हुए ये रूप देखती ही रह जाती है। कुछ देर बाद गाड़ी के हॉर्न की जोर की आवाज़ सुनकर सीढ़ियों से जल्दी जल्दी माही उतरती हुई, बस आ रही हूँ। पता नहीं आज इसे क्या हुआ है, आज सुबह से अजीब बर्ताव कर रहा है। ये सोचते हुए वह कभी खुद को तो कभी साड़ी को संभालते हुए देव की तरफ बढ़ती है जो गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। देव उसे साड़ी में पहली बार देखकर बहुत चौंक जाता है और माही को ऊपर से नीचे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या पहन लिया है और इतना तैयार क्यों हो? हंस क्यों रहे हो? क्या अच्छी नहीं लग रही हो? मुझे पता था ये साड़ी वाड़ी ये ज्वेलरी मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा था दादी से कि मैं कुछ और पहन लेती हूँ, पर वह नहीं मानी। कहने लगी कि नई दुल्हन ऐसे। कहते हुए माही चुप हो जाती है। अच्छी लग रही है तुम, चलो अब जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें देर हो रही है। देव माही का यूँ चुप होना समझ जाता है, मगर उसने झूठ नहीं कहा था, वह सच में बहुत अच्छी लग रही थी। मैरून कलर में देव ने उसे आज पहली बार देखा था और देखता ही रह गया था। नहीं तो माही को गहरे रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह वाकई में बहुत सुलझी हुई और मासूमियत से भरी हुई है, जिसे लोगों की चालबाजी का कुछ अता पता नहीं है। देव ड्राइव करते हुए ना जाने किन सोचों में गुम था। क्या हुआ? तुम अचानक चुप क्यों हो गए? हम कहाँ जा रहे हैं?
माही देव से कहती है, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं कुछ सोच रहा था। देव कहता है, माही क्या? देव, बस ऐसे ही। माही, ऐसे ही क्या? जैसे? देव, यार तुम सवाल बहुत करती हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो। देव मासूमियत से माही की आंखों में देखते हुए कहता है, जो उसे ही देख रही थी। माही देव के ऐसे देखने पर कुछ झेंपते हुए नजरें खिड़की की तरफ घुमा लेती है। आज सच में इसे कुछ हो गया है। वह बड़बड़ाती हुई बाहर देखने लगती है। हम कहाँ जा रहे हैं? एक बार फिर माही देव से पूछती है। देव, सरप्राइज है, पहले हम पहुँच जाएं, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। माही, ठीक है फिर। सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां और उनके बीच में दौड़ती हुई देव और माही की गाड़ी। कुछ घंटों बाद वह एक जगह जाकर रुकती है। देव उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर आया था। उसे पता था कि माही को ये जगह बहुत पसंद थी। चलो उतरो। देव गाड़ी से उतरकर माही की तरफ का गेट खोलकर कहता है। माही उतरती है। 2-3 केयर टेकर जो वहाँ उस फार्म हाउस में रहते थे, वह देव को आया देखकर सब उसके पास आते हैं और देव उनसे बातें करने लगता है। और माही वहाँ के चारों तरफ लगे हुए पेड़ पौधों को देखने लगती है कि तभी एक औरत उसके पास आती है। कैसी हैं मैडम जी? मैं विमला हूँ, यहाँ पर काम करती हूँ। अभी माही उससे कुछ कहती है कि देव वहाँ आ जाता है। देव उस औरत से कहता है, कैसी हो विमला? सब ठीक है यहाँ? और घर में सब कैसे हैं तुम्हारे यहाँ? विमला, सब आपकी कृपा है साहब, सब ठीक है मेरे यहाँ। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? देव अब माही की तरफ मुड़ता है। बहुत अच्छा, थैंक यू। पर क्या अचानक तुम पहले वाले देव कैसे हो गए? माही बड़े ही मासूमियत से उससे पूछ ही लेती है। बस हो गया। देव भी उसी मासूमियत से उसे कहता है, अगर नहीं अच्छा लगता हूँ तो फिर से बदल जाऊँ। देव हंसने लगता है और माही ने ना में सिर हिला दिया और वह भी हंसने लगती है। देव माही को फार्म हाउस पर लेकर आया था और दोनों में फिर से दोस्ती हो गई थी। ये किस्मत भी ना अजीब चीज़ है, जिसे हम पाना चाहते हैं उसे पाकर भी खो देते हैं, और जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते वह हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाती है। माही और देव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा जिससे कि उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मगर आज के दिन वह दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे। उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई थी। देव और माही फार्म हाउस के खेतों में घूमने के लिए जाते हैं। माही उन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय करती है और देव बस उसे देखता रहता है। कुछ देर बाद दोनों फार्म हाउस में ही खाना खाकर आराम करने लगते हैं। देव ने विमला को पहले ही बता दिया था कि वह आ रहा है, तो दोपहर के खाने का इंतजाम कर ले और जो भी ज़रूरी सामान हो वह वहाँ के स्टाफ से मंगवा ले। तो देव और माही खाना खाने के बाद बाहर गार्डन में घूमते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। देव माही को ऐसे खुश देखकर बहुत खुश रहता है और पता नहीं क्यों उसकी नज़रें घूम फिर कर बार बार माही की तरफ ही जा रही थी। उसे पता नहीं था। इधर मिसेस सिन्हा देव में आए हुए इस बदलाव से बहुत खुश थी कि अब वह पहले की तरह नॉर्मल हो रहा था और माही के साथ उसका रवैया अब ठीक हो रहा था। वह और दादी यहाँ कुछ और ही प्रोग्राम बना रही थी। मिसेस सिन्हा दादी से कह रही थी, आपने देखा माँ, देव अब बदल रहा है। उसे अब माही के साथ की गई बदतमीजी का एहसास हो रहा है, तभी तो वह उसे घुमाने लेकर गया है ताकि वह दोनों फिर से दोस्त बन जाएं। वह अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, अपने गुजरे कल को पीछे छोड़कर। अब वह माही को अपना ले, बस मेरी कोशिश कामयाब हो जाएगी। पर ये सब तुझे कैसे पता बहू? देव ने तुझसे कहा? दादी अपनी बहू से कहती हैं, अरे नहीं माँ, भले वह कभी कुछ कहता है, बातें मन में रखने की आदत उसे बचपन से है, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। मिसेस सिन्हा बहुत आत्मविश्वास से कह रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और देव अंदर आता है। मिसेस सिन्हा अचानक से देव को देखकर चौंक जाती हैं कि कहीं इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। देव और माही घर आ चुके थे और माही बहुत थक गई थी, तो वह अपने कमरे में चली गई थी और देव अपनी दादी से मिलकर आता हूँ, तुम चलो, ऐसा कहकर दादी के कमरे में अभी अभी आया था, जहाँ पर उसकी मम्मी भी थी जो दादी से कुछ बातें कर रही थी, मगर उसके आने के बाद चुप क्यों हो गई थी। अरे मम्मी, अच्छा हुआ आप भी मुझे यहीं मिल गई, मैं यहाँ से सीधे आपके कमरे में ही आ रहा था। अरे दादी, कैसी तबीयत है आपकी? देव उन दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बस ठीक हूँ। दादी कहती हैं, मिसेस सिन्हा मेरे कमरे में आने वाले थे, क्यों कुछ काम था क्या?
क्या? जी काम तो था, पर मैं अभी बहुत थक गया हूँ, तो आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर देव वहाँ से चला जाता है। इसे क्या हुआ है? कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली बहू? दादी सिन्हा के डरे हुए चेहरे को देखकर कहती है, पता नहीं माँ, अगर सुन लिया है तो फिर? अच्छा माँ, आप आराम करिए, मैं फिर से आती हूँ। मिसेस सिन्हा देव की बातों से काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि आखिर बात क्या है। आखिर रात में सब लोग जब खाना खाकर सोने जा रहे थे तो सिन्हा देव को रुकने के लिए कहती हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ज़रा टेरेस पर आना। जी माँ, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ, देव उनके जवाब में कहता है। कुछ समय बाद दोनों माँ बेटे टेरेस पर बातें कर रहे हैं। देव, माँ क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? मिसेस सिन्हा, बात तो तुम्हें ही करनी थी ना मुझसे, उस समय तुम कह रहे थे ना दादी के कमरे में। देव को याद आता है तो वह अपना सर झटक कर कहता है, हाँ मैंने ही कहा था, याद आया। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप माही को कल शॉपिंग पर लेकर जाएं। मैं जब जब उसे रूही के कपड़ों में देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों, वह ये सब डिज़र्व नहीं करती। माँ, रूही के कपड़े तक नहीं, और फिर मैं तो? देव चुप हो जाता है अचानक से। मैं तो क्या, यही ना कि तुम भी उसे डिज़र्व नहीं करते, यही कहना चाहते हो ना तुम? मिसेस सिन्हा देव की बात समझ जाती हैं और उससे कहती हैं। देव अपनी माँ से कहता है, हाँ यही बात है। देव नज़रें घुमा लेता है। मिसेस सिन्हा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, और मेरी मानो तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो। ये किस्मत की बात है कि तुम्हें रूही से मोहब्बत हुई और तुम्हारी शादी माही से। अब तुम्हें तय करना है कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम माही के साथ नहीं रहना चाहते हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ दिनों के बाद तुम्हारा और माही का तलाक हो जाएगा, फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। इतना कहकर मिसेस सिन्हा वहाँ से चली जाती हैं और देव उनके जाने के बाद बहुत देर तक वहीं छत पर ही खड़ा आसमान की तरफ देखता रहता है। तभी पीछे से अचानक माही उसे आवाज़ लगाती है, तुम यहाँ हो? मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी, तो आंटी ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। देव पलटकर माही को देखता है, उसका मासूम चेहरा, कितनी सच्चाई झलकती है उनसे। ना जाने क्यों तलाक के नाम से मेरी धड़कनें तेज हो गई हैं, पर मैं तो खुद ये सब चाहता था। उधर सामने खड़ी माही देव को यूं खामोश देखकर हैरत में पड़ गई थी। तुम्हें हो क्या गया है? सब कुछ ठीक तो है ना? आज सुबह से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो और अब यहाँ टेरेस पर अकेले ही खड़े हो। माही देव को यूं खामोश देखकर कहती है। देव माही को पलट कर देखता है और कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही मन किया कि खुले आसमान के नीचे बैठकर थोड़ी देर इन तारों को गिनता हूँ और अपने उस किस्मत के सितारे को ढूंढ रहा हूँ जो ना जाने कहाँ छुप गया है। वह आसमान की तरफ फिर से देखने लगता है। अच्छा तो ये बात है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। माही मुस्कुराते हुए कहती है, वो देखो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है ना, वो है तुम्हारा तारा, तुम्हारी किस्मत का। देखना एक दिन तुम भी ऐसे ही चमकोगे, मुझे यकीन है। माही एक बार फिर से देव से कहती है। देव उसकी बात पर हल्के से हंसते हुए कहता है, अच्छा वह है वहाँ पर, और तुम्हारा कहाँ है? माही, मेरा मेरा सितारा तो तुम हो। देव, क्या मतलब? देव माही की आंखों में झांकते हुए कहता है। माही देव को ऐसे देखकर कुछ नर्वस हो जाती है। मेरा मतलब था कि इतने मुश्किल वक्त में भी तुमने मुझे संभाला और मेरा साथ दिया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे हौसला दिया, वरना शायद मैं कहाँ होती और कैसी होती। तो तुम ही मेरे किस्मत के सितारे हुए ना। थैंक यू। कहते कहते माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो देव उन्हें पहुँचने लगता है। मैं ठीक हूँ, बस मम्मी पापा की याद आ गई थी, माही कहती है और अपने दुपट्टे से आंसू पोंछने लगती है। देव माही को अच्छे से जानता था कि वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, उसे फीलिंग छुपानी नहीं आती, तो वह थैंक यू अपनों से नहीं कहते बल्कि गैरों से कहते हैं। चलो अब बहुत देर हो गई है, तुम चलकर आराम कर लो, कल तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज गिफ्ट है। देव माही को खुश करने के लिए कहता है। माही, एक और गिफ्ट? पर वह किस लिए? देव, वह इसलिए कि तुम बहुत अच्छी हो
और मेरी दोस्त भी हो। अब चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है और थक भी गया हूँ, तो चलो। फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और माही सोफे पर और देव बेड पर सो रहे थे। हालांकि कि देव ने उससे कितनी बार कहा था कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं वहाँ सोफे पर सो जाता हूँ, पर माही नहीं मानी थी। अगली सुबह देव माही को लेकर शॉपिंग पर जाता है और जाने से पहले अपनी माँ से कहता है कि रूही के जितने भी कपड़े और तस्वीरें या चीज़ें मेरे कमरे में हैं, आप उन्हें फेंक दें। और आप सही थी माँ, जिंदगी में कभी कभी कुछ गलत फैसले भी सही साबित हो जाते हैं और कभी कभी सही फैसला करने पर भी हमसे गलती हो जाती है, मगर उस गलती का बोझ हम जितनी जल्दी उतार दें उतनी जल्दी ही आसान और खूबसूरत हो जाती है। क्यों है ना माँ? देव और मिसिस सिन्हा आपस में बात करते रहते हैं। मिसिस सिन्हा देव की बात सुनकर बहुत चौंक तो जाती हैं और साथ ही साथ खुश भी बहुत होती हैं। वह अपने बेटे से कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बात को तुम इतनी जल्दी समझ जाओगे। हाँ, ये सच है कि ज़िंदगी किसी के चले जाने से रुकती नहीं है, ये तो चलती ही रहती है और रास्ता बहुत लंबा होता है जहाँ तुम्हें बहुत लोग साथ चलते हुए मिलेंगे, पर वह एक ही इंसान होगा जो तुम्हारे साथ मंजिल तक चलेगा। मुझे सच में बहुत खुशी हुई है कि तुमने माही के बारे में सोचना तो शुरू किया। देव माँ की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, पर क्या माही मुझे समझेगी? कहीं वह मुझे गलत ना समझ ले और ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती भी ना रहे। बस इस बात से डर जाता हूँ। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। अगर तुम दोनों को भगवान ने एक दूसरे से जोड़ा है तो उसके इशारे को समझो और सब उस पर छोड़ दो। मिसिस सिन्हा देव को समझाती हैं कि अपने मन में खामख्वाह के अंदेश मत पालो। अगर तुम सही हो तो कोई तुम्हारे साथ कैसे गलत कर सकता है। अब तुम चिंता मत करो और माही के साथ खुशी खुशी रहो। दिन बीतते देर कहाँ लगती है, वह तो पंख लगाकर उड़ता रहता है और वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। देखते ही देखते 6 महीने कैसे गुजर जाते हैं, माही और देव को पता ही नहीं चलता है। इन 6 महीनों में उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। उनकी दोस्ती और फिर अचानक की शादी और फिर देव की नफरत, माही की मासूमियत से लेकर माही का अपने माता पिता को खोना, अपनी गलती का एहसास, जुर्म से खुद को तकलीफ पहुंचाना, फिर देव का उसे समझाना, माही के देव के घर आकर रहना और मिसेस सिन्हा का देव और माही को करीब लाने का प्रयास करना, उन्हें ये समझाना कि ये सब किस्मत के सितारे हैं जिसने तुम्हें मिलवाया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ना देव माही से अपने मन की बात कह पाता है, ना माही देव से कुछ कह पाती है। दोनों ही एक दूसरे से उम्मीद लगाए फैमिली कोर्ट में बैठे हैं कि अब शायद वह कहे कि मुझे रोक लो देव, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती हूँ, तुम्हें छोड़कर, तुमसे अलग नहीं होना है मुझे। और देव सोच रहा था कि कैसे कहूँ कि तुम अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हो, मुझे छोड़कर गई तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। आज उनकी तलाक की तारीख है और दोनों कोर्ट आए हुए हैं। दोनों इसी कश्म में घिरे कोर्ट के ऑफिस के बाहर बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं और मिसिस सिन्हा और मिस्टर ओबरॉय भी एक अलग बेंच पर बैठे उन्हें देख रहे हैं कि कब इन दोनों को एहसास होगा कि इनका ये फैसला इनके लिए सही नहीं है। मगर क्या करें, आखिर वह दोनों ही मैच्योर थे और फैसला लेना उनका हक था। तो मिसेस सिन्हा और मिस्टर ओबरॉय भी खामोश ही थे, मगर उन्हें इस बात का दुख भी था कि माही अब उन्हें छोड़कर चली जाएगी। इन कुछ दिनों में उन्हें भी उसकी आदत हो गई थी। देव माही को देखता है और कहता है, तुम ठीक हो, नर्वस तो नहीं हो रही? माही, ना नर्वस नहीं तो मैं तो ठीक हूँ, फाइनली अब तुम आज़ाद हो जाओगे तो मैं खुश हूँ। माही अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है, खुश हो? देव के मुंह से अचानक ही बात निकल गई थी। माही देव की बात पर चौंक कर उसे कहती है, क्या हुआ? हाँ मैं खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? अचानक ही से माही जोर से चीखती है, क्या हुआ देव तुम्हें? कुछ नहीं, देव कंधे उचकाते हुए कहता है, पर तुम चिल्ला क्यों रही हो? तब माही को एहसास होता है कि मैं गुस्से में क्यों हूँ, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ। मगर देव समझ जाता है कि ये तो माही की पुरानी आदत है, वह अपनी फीलिंग छुपा नहीं सकती है, या तो प्यार से या फिर गुस्से से उसे जाहिर करना उसकी पुरानी आदत है और आज भी वह यही कर रही थी। अभी देव माही से कुछ कहने ही वाला था
था कि अंदर से उन्हें बुलावा आ जाता है और वह दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। दोनों वकील के सामने बैठ जाते हैं। वहाँ बैठा हुआ वकील उनकी तरफ तलाक के पेपर बढ़ाते हुए कहता है, आप दोनों इस पर साइन कर दें और फिर आपकी तलाक की सारी फॉर्मेलिटी मैं पूरी कर दूंगा। वकील की बात पर देव और माही कभी उस कागज को तो कभी एक दूसरे को देखते रहते हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या हम सचमुच में अलग हो जाएंगे? दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, मगर दोनों ही खामोश थे। क्या एक कागज का टुकड़ा हमें अलग कर देगा? दोनों ही साथ बिताए गए दिनों को याद करने लगते हैं, जब वह पहली बार मिले और अब तक का सफ़र। साइन कीजिए प्लीज़, मुझे और भी केसेस देखने हैं, देर हो रही है। वकील की आवाज़ सुनकर जैसे देव और माही नींद से जाग जाते हैं और तब देव माही की तरफ देखता है और उसका सर अपनी तरफ घुमाकर कहता है, मेरी तरफ देखो माही, क्या तुम सचमुच मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मत करो ये सब तो? कुछ देर रुककर माही जो टेबल पर पड़े उस कागज की तरफ देखती है और फिर देव से कहती है, तो मैं नहीं करूँगी और तुमसे दूर जाना तो दूर की बात है, मैं ये सोचूंगी तक नहीं। इतना कहकर माही देव के सीने से लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसके आंसू देव को भिगोकर रख देते हैं और वह भी माही को गले से लगा लेता है। फाइनली दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। आखिर मिसिस सिन्हा और मिस्टर ओबरॉय दरवाजे से ये सब देखकर हैरत में रहते हैं और खुश भी रहते हैं। मिसिस सिन्हा, देखा जी, आपने शादी एक कितना मजबूत बंधन होता है जो नफ़रत को भी मोहब्बत में बदल देता है। हाँ, ये तो सही है मिस्टर ओबरॉय। हाँ, देखा भी और समझ भी गया हूँ। तुम सही थी सिन्हा, हमारे देव के लिए माही से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती, तभी तो किस्मत ने उसे उससे मिलवाया था। हाँ, ये तो है। चलिए अब हम घर चलते हैं, हमारा यहाँ का काम तो हो गया। माही और देव को खुद घर आने देते हैं और हम उनकी आने की तैयारियां करते हैं। एक नई शुरुआत, कहते हुए मिसेस सिन्हा मुस्कुराने लगती हैं और मिस्टर ओबरॉय भी हंसने लगते हैं और दोनों कोर्ट से बाहर निकलकर घर की तरफ चले जाते हैं। इधर इन सारी बातों से बेखबर रूही अपने करियर में बिजी थी। उसने टॉप 10 मॉडल कंसेप्ट में से उसे पहला नंबर मिल गया था। वह बहुत ही खुश थी। इन सब चीज़ों को होते हुए कैसे 6 महीने निकल गए थे पता ही नहीं चला था उसे। आखिरकार मैं अब अपने सपने के बहुत करीब हूँ। वह सोच रही थी कि क्यों ना अनिकेत शाह जो उसका दोस्त था उसके साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करूँ और बाकी दोस्तों को भी इनवाइट करूँ। रूही उसके बाद सीधे अनिकेत के पास पहुँचती है और उसे अपनी पार्टी के बारे में बताने लगती है और अगले ही दिन रूही अपनी जीत की खुशी में अपने फ्लैट पर पार्टी रखती है जहां बहुत से लोग आते हैं और डांस बियर म्यूजिक का शोर मचा रहता है और हर तरफ रंगीन लाइटों की रोशनी बिखरी हुई रहती है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वह कभी कभी हमें मिलते मिलते कहीं खो जाता है। जैसे मंजिल की तलाश में हम इतना खो जाते हैं कि रास्ता भटक जाते हैं और मंजिल कहीं पीछे ही छूट जाती है और हम आगे निकल जाते हैं। आज के दिन रूही के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसने अपनी ख्वाहिशों की खातिर देव को छोड़ा था और आज उसकी ख्वाहिशों ने ही उसे छोड़ दिया था। उसे मुंबई आए हुए 2 साल हो चुके थे, मगर उसके सारे सपने पूरे होते होते बिखर गए थे और अब वह भोपाल जाने वाली ट्रेन में बैठी हुई थी और सोच रही थी। उस रात जब रूही ने अपने फ्लैट पर पार्टी रखी थी तो सब लोगों ने वहां पहुंचकर पार्टी को बहुत एंजॉय किया था, मगर अचानक एक हादसा हो गया था। अनिकेत शाह ने उससे बदतमीजी की थी। वह शराब के नशे में चूर हो गया था और रूही के बहुत करीब आ गया था, जिसकी वजह से रूही ने उसका सारा नशा अपने एक थप्पड़ से उतार दिया था, जिससे अनिकेत होश में आते ही रूही पर गुस्से से लाल हो गया था और उसने अपने थप्पड़ का बदला रूही के करियर को बर्बाद करके लिया था। उस रात जब रूही ने अनिकेत शाह से कहा, तुम्हें मैं सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, मेरे करीब आने की? तब अनिकेत ने अपने होठों पर लगे हुए खून को पोंछते हुए कहा था, जो रूही के थप्पड़ की वजह से उसके दांतों तले होठ कटने की वजह से निकल रहा था।
अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारी जैसी लड़कियां जो अपने घर वालों को चीट करती हैं, उनके साथ धोखा करती हैं और फिर अपनी ही शादी से भागकर बड़े शहरों में अपनी छोटी सोच लेकर आती हैं। अनिकेत कहता है। उसकी बात सुनकर रूही को बहुत गुस्सा आता है और वह अनिकेत को धक्के देकर घर से बाहर कर देती है। मगर अनिकेत शाह जाते जाते उसे धमकी देता है कि मैं देख लूँगा, मैं तुम्हें बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम भी अनिकेत शाह नहीं। वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे रूही के हाथों से सब कुछ रेत की तरफ फिसलता जाता है। उसकी जगह किसी और को सुपर मॉडल बना दिया जाता है। उसके सारे प्रोजेक्ट उससे वापस ले लिए जाते हैं और वह 2 साल तक जैसे तैसे स्ट्रगल करती है, मगर फिर वह हार मान लेती है। उसके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उसका बैंक अकाउंट भी खाली हो चुका था, जिससे वह निराश होकर वापस लौटने का फैसला लेती है और अब मुंबई से भोपाल जाने वाली ट्रेन में बैठी हुई अपने बिताए दिनों को याद कर रही थी और सब कुछ याद कर रही थी जो उसने 2 साल पहले जो फैसला लिया था। उससे लेकर अब तक के सारे सफ़र का एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। चाय मैडम चाय, आवाज़ सुनकर रूही की नींद टूटती है। उसे सब सोचते सोचते कब नींद आ गई थी और अब वह भोपाल स्टेशन पर पहुंचकर खुली थी। कितना बदल गया है इन 1-2 सालों में सब कुछ। एक दिन था जब मैं यहाँ से अपने सपनों के साथ गई थी और आज लौट कर आई हूँ तो बस खाली हाथ। वह वहाँ से सीधे अपने घर जाती है, मगर वहाँ तो ताला लगा हुआ था और उसने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से जब पूछा तो सबने उसे बहुत हैरत से देखा कि इतने दिनों बाद वह यहाँ क्या लेने आई थी। मगर फिर भी वहाँ के कुछ लोगों ने उसे उसके माता पिता की असामयिक मृत्यु के बारे में बताया और जब उसने माही के बारे में पूछा तो उन्होंने बस यही कहा कि वह अब ओबरॉय मैंशन में रहती है। यहाँ कभी कभी बस थोड़ी देर के लिए आती है फिर चली जाती है। वह लोग उसे ये नहीं बताते हैं कि माही और देव की शादी हो चुकी है। क्या बताते? उन लोगों ने सोचा वहाँ जाएगी तो खुद जान जाएगी सब। इधर जब रूही अपने माता पिता की मृत्यु की खबर सुनती है तो वह बिल्कुल ही टूट जाती है। ये सब मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि मेरी वजह से उन्हें तकलीफ हो, मगर वह लोग तो मेरी ही वजह से दुनिया से चले गए। मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया। रूही वहीं खड़ी अपने घर के गेट के बाहर उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और पछताती रहती है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्या देव मुझे फिर से अपना लेगा, मेरी की गई गलतियों को भुला देगा? रूही इसी कस के साथ ओबरॉय मैंशन पहुंचती है, जहां के गेट में एंट्री करती हुई वह सीधे अंदर चली जाती है। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जब वह कहती है कि वह देव की दोस्त और माही की बहन है तो वह लोग उसे अंदर जाने देते हैं। रूही जब अंदर जाती है तो वहाँ हॉल में बैठी हुई मिसेस सिन्हा उसे देखकर हैरान रह जाती हैं और अपनी जगह से उठ खड़ी होती हैं। कुछ देर बाद मिसेस सिन्हा और वह बातें करती रहती हैं। रूही उन्हें सब बताते हुए रो रही थी और मिसेस सिन्हा इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे दिलासा दे रही थी और उसके आंसू पोंछे जा रही थी। हालांकि कैसे नहीं पहुँचती, मिसेस सिन्हा का दिल बहुत बड़ा था। उन्हें भी रूही के माता पिता के जाने का बहुत दुख था, जिससे रूही और भी ज्यादा रो रही थी। माही और देव घर पर नहीं थे। माही की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो देव उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ गया था, मगर मिसेस सिन्हा ने अभी तक रूही को देव और माही के रिश्ते के बारे में नहीं बताया था। वह अभी सोच रही थी कि कैसे इसे बताऊं। तभी अचानक से दरवाजे से आवाज आती है, मामा कहाँ हैं आप? बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके पैर अब जमीन पर नहीं रहेंगे, आप दादी बनने वाली हैं। ये देवता जो कहते हुए दरवाजे पर से ही चिल्लाते हुए अंदर आता है और उसकी सारी खुशियां एक पल में हवा हो जाती हैं जब वह सामने रूही को देखता है और उसके पीछे पीछे आती हुई माही भी हैरान रह जाती है रूही को वहां देखकर। अचानक रूही को अपने सामने देखकर माही के होश उड़ जाते हैं और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। देव जल्दी से उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। रूही सब कुछ
चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। देव और माही को अचानक से सामने आते देखना और देव का खुशी से चिल्लाना और माही का बेहोश होकर गिरना, फिर देव का उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाना, उसकी आंखों में माही के लिए फिक्र का दिखना जो बरसों पहले उसके लिए दिखाई देता था, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करना और जल्दी आने के लिए कहना, और रूही का वहाँ होना ना होना उसे इग्नोर करना। सब कुछ रूही देख रही थी। उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी थी कि देव और माही का क्या रिश्ता है। इतना भी ना समझ नहीं थी वह। उसने माही के मांग में देव के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी देख लिया था। वह जान गई थी कि अब यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है। देव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था, और क्यों ना बढ़ता, छोड़कर तो मैं ही उसे गई थी, वह मुझे नहीं। देव के कमरे के एक कोने में खड़ी रूही पूरे कमरे का मुआयना लेते हुए ये सब सोच रही थी कि कमरा भी बदल गया है, हर चीज़ अब वह नहीं रही जो पहले थी। और डॉक्टर माही का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर देव से कह रहे थे सब ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से नहीं चक्कर आ गया था, ऐसा हो जाता है, मगर घबराने की कोई बात नहीं है, खाना वाना तो टाइम पर ले रही है ना, और मेडिसिन भी। देव जी डॉक्टर सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर तो फिर किसी तरह कोई तनाव जो इन्हें परेशान कर रहा हो, ऐसी हालत में ये सब होना ठीक नहीं है, आप लोग इनका खास ख्याल रखें। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखता है जिन्हें देवर अपने नौकर से लेकर आने के लिए कहता है। माही अभी भी सो रही थी। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था। रूही अब मिसिस सिन्हा के कमरे में चली जाती हैं और मिसिस सिन्हा उसे सब बताती रहती हैं, और मिस्टर ओबरॉय भी माही की तबीयत की खबर सुनकर घर आ जाते हैं, और वह भी रूही को अचानक से वहां देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद देव मिसेस सिन्हा के कमरे में चला आता है और रूही को बहुत गुस्से से देखता है, और उसकी आंखों से नफरत उबल रही थी। क्या लेने आई हो अब यहाँ? एक बात जान लो, एक बार तुम्हारी वजह से माही ने अपने माता पिता को खोया था, और अब मैं फिर से तुम्हारी वजह से उसे नहीं खोना चाहता हूँ। प्लीज़ हमारी ज़िंदगी से चली जाओ हमेशा के लिए, देव चीखते हुए कहता है। रूही उसके कहने पर चुपचाप अपने सर को झुकाए उसकी बातें सुन रही थी, और फिर वह कहती है कुछ लेने नहीं आई हूँ, तुमने शादी कर ली, मुझे पता ही नहीं था, कॉन्ग्रेचुलेशन, और वह भी माही से, बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। रूही कहते कहते रोने लगती है। देव अभी भी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था और उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता था। बस एक आखिरी बार अपनी बहन से मिल लो, फिर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी तुम लोगों की ज़िंदगी से। रूही एक बार फिर से कहती है। देव कोई ज़रूरत नहीं है, माही की तबीयत तुम्हारी वजह से ख़राब हुई है और मैं ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकता हूँ। रूही बस आखिरी बार प्लीज़ देव, देव मैंने कहा ना, नहीं मान जाओ बेटा, मिलने दो इसे माही से, आखिर वह इसकी बहन है। मिसेस सिन्हा देव को समझाती हैं। माँ आप भी इसकी बातों में आ गई, कौन सी बहन? जिसने पिछले 2 सालों से एक फ़ोन कॉल तक उसे नहीं की, वह जिंदा है कि मर गई ये भी नहीं सोचा। उसकी मासूमियत और भोलेपन का फ़ायदा उठाया। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? मैंने सिर्फ किस्से और कहानियाँ में पढ़ा था, मगर ये तो मेरे सामने है। देव गुस्से में कहकर वहाँ से चला जाता है और सीधे अपने कमरे माही के पास उसके सिरहाने पर जाकर बैठ जाता है। देव माही को बड़े प्यार से देख रहा था और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और देव को अपने करीब पाकर उसकी तरफ नम आंखों से देखती है। उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं और पलकें भीगी हुई, वह एक अजीब कश्मकश में गिरी हुई थी। माही आहिस्ता से देव से कहती है वह लौट कर आ गई है। देव रूही वापस आ गई है, अब क्या होगा? देव नाना कुछ नहीं होगा, तुम बस चुप रहकर आराम करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। देव माही के निकलते आंसू को साफ करने लगता है और उसके हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में मजबूती से पकड़ लेता है। वहीं दरवाजे पर खड़ी रूही ये सब देखती रहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब मिसेस सिन्हा रूही के कमरे में जाती हैं तो उसे वहाँ ना पाकर बहुत परेशान हो जाती हैं और देव को बताती हैं कि वह पता नहीं कहाँ चली गई है, मगर देव कहता है जाने दें उसे, अच्छा हुआ कि चली गई।
इधर माही को जब पता चलता है कि वह उससे बिना कुछ कहे चली गई थी तो वह अकेले ही घर से बाहर निकल आती है। तो देव भी उससे कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। देव और माही जब स्टेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ के एक बेंच पर रूही बैठी हुई रहती है। दोनों उसके पास पहुँचते हैं। रूही अचानक माही को अपने सामने खड़े देखकर उसे गले लगा लेती है और माही भी उसके गले लग जाती है। दोनों बहनें रोने लगती हैं। दोनों ही आंखों में आंसू रहते हैं और वहाँ खड़ा देव चुपचाप ये सब देख रहा था कि शायद खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कितना कुछ भी हो जाए ये रूठ जरूर जाते हैं पर टूटते नहीं है। थोड़ी देर बाद माही रूही से कहती है, कहीं नहीं जाओगी तुम, घर चलो हमारे साथ रहना। नहीं माही, मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ, वह अब तुम्हारा घर है। और देव भी, मुझे मत रोको, अगर मैं रुक गई तो शायद फिर से स्वार्थ में आकर कुछ गलत ना कर बैठूं, तो अभी के लिए मुझे जाने दो, पर मैं आती रहूंगी तुमसे मिलने और बेबी माही से भी। रूही माही की तरफ देखते हुए कहती है, पर कहाँ जाओगी? माही फिर पूछती है, रूही मेरी बात हो गई है, मेरी दोस्त नेहा रहती है बेंगलोर में, उसने कहा है कि तुम आ जाओ, फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे तुम्हारी जॉब का भी, तो बस मैं भी सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इतना कहकर रूही की ट्रेन आ गई थी, मुझे जाना होगा, अच्छा ख्याल रखना अपना और देव का भी, और देव हो सके तो माही की खातिर ही से मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर रूही ट्रेन में अंदर चली जाती है और ट्रेन चल पड़ती है एक नए सफ़र की तरफ। देव और माही बस वहाँ खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।